हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज पार्क। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आइए पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली इज व्हाट? अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनमस काउंसिल और नन ऑफ द अबव? सो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, it's a union territory. Next question is, Sikkim became a state of India under which amendment? आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ ही स्टेट्स इंडिया में थे और बाकी बाद में कुछ स्टेट्स को ऐड किया गया. कुछ स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ और एक और स्टेट को ऐड किया गया. सो सिक्किम कौन सी अमेंडमेंट से इंडिया का एक स्टेट बना? द ऑप्शंस आर 30th अमेंडमेंट, 32nd अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट और 40th अमेंडमेंट. द करेक्ट आंसर इज 35th अमेंडमेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट, सिक्किम became a full-fledged state of Indian Union in which year? In 1976, in 1974, in 1975 or none of the above? So सिक्किम इंडिया का स्टेट बना in 1975. Next question is, a separate Vananchal state carved out of Bihar can be made possible by? बिहार से एक स्टेट को कार्व्ड आउट किया गया, कैसे उसको अलग किया गया? द ऑप्शंस आर पासिंग द लेजिस्लेशन इन द स्टेट असेंबली और पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज और नन ऑफ द अबव. देखिए, जब भी किसी स्टेट से एक पार्ट को अलग किया जाता है, दैट कैन बी डन ओनली बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. So therefore, none of the above is the correct answer. The right answer will be D, none of the above, because right answer यहाँ पे दिया ही नहीं होगा. Next question is, after independence, in which year were the Indian states recognized on the linguistic basis? Language के basis पर independence के बाद कौन से साल में Indian states को recognize किया गया? The options are 1946, 1951, 1956 or 2000 or none of the above or more than one of the above. The answer is 1956. पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया गया. सिक्किम became a full-fledged state of Union of India in 1975. अभी हमने देखा. Next question is, who among the following was the members of State Reorganization Commission SRC in 1953? कौन कौन मेंबर्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कौन कौन लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर्स थे? द ऑप्शंस आर KM पनिकर, हृदयनाथ, फैजल अली, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. ये तीनों लोग ही SRC के मेंबर्स थे. So the answer would be D, more than one of the above. Next question is, Indian citizenship cannot be obtained by? किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता? बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड और डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स. सो किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करके एक्वायर नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कब पास किया गया? 11th December 2018, 11th December 2019, 11th October 2019 और 11th October 2020. The correct answer is 11th December 2019. ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको मेमोराइज करने होंगे. What is the objective of Citizenship Amendment Act 2019? Citizenship Amendment Act 2019 का ऑब्जेक्टिव क्या था? किस पर्पज से दिस अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड? द ऑप्शंस आर to remove Bangladeshi illegal immigrants, to identify genuine Indian citizens, to check border infiltration by foreigners,
granting citizenship to oppressed minority groups in Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, or none of the above? The right answer is option D, granting citizenship to oppressed minority groups in Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. Few questions are from fundamental rights. One of the important topic from Indian Constitution. The question is, under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to citizens? कौन से आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. पार्ट इज थर्ड and fundamental rights, the options are article 112 to 115, article 12 to 35, article 222 to 235, none of the above. फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कैटेगरी डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से राइट के अंडर फॉल करती हैं? इज इट अ फंडामेंटल राइट? इज इट अ लीगल राइट? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? और इज इट अ नेचुरल राइट? और नन ऑफ द अबव. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं आर्टिकल 32 में. सो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स में तो फॉल करती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक लीगल राइट भी है कि अगर किसी भी इंसान के किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है, दैट पर्सन कैन मूव टू ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर रिड्रेसल. सिंस द राइट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो. नेचुरल राइट इसलिए है बिकॉज all people by nature have certain rights, right to life, right to speech and expression, etc. सो उन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हुई हैं. सो सारे ही आंसर्स ठीक हैं. अगर ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, in that case that would have been the correct answer, but right now none of the above would be the correct answer. Next question is, which of the following writs applies against the illegal detention of a person? इलीगल डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को गैर कानूनी तौर पर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इनमें से कौन से रिट को अप्लाई करते हैं? इज इट हेबियस कॉर्पस? इज इट मेंडेमस? इट इज सर्शोररी और को वारंटो और नन ऑफ द अबव. जब किसी भी इंसान को इलीगली अरेस्ट किया जाता है, देन द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड. हेबियस कॉर्पस मीन्स यू मे हैव द बॉडी. मेंडेमस कब इशू की जाती है? टू ऑर्डर द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज टू डू समथिंग. सर्शोररी कब की जाती है? टू सर्टिफाई द एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. क्यो वारंटो? टू आस्क द अथॉरिटी कि आपने किस अथॉरिटी से ये काम किया है. सो इलीगल डिटेंशन के केस में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स conferred by Constitution of India is also available to non-citizens? 7 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, जिनमें से कुछ राइट्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कुछ राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं. द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा राइट नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है? द ऑप्शंस आर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, freedom of speech, freedom to move and settle in any part of the country, और freedom to acquire property. देखिए, freedom of speech का right सिर्फ citizens को available है, non citizens के पास ये right नहीं है. freedom to move and settle in any part of the country, ये भी article 19 में दिया हुआ है, ये भी सिर्फ citizens के लिए available है. freedom to acquire property, now it's no more a fundamental right, but earlier this right was given only to the citizens of the country. So the correct answer would be right to constitutional remedies, because kuch rights such as right to life, right to equality is available to non-citizens also. So in order to get their right enforced, they can move to the court. Therefore, right to constitutional remedy is available to non-citizens also. Moving ahead, next question is,
choose the fundamental rights available to Indian citizens but not to aliens. कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, एलियंस मतलब नॉन सिटीजन्स, उनको राइट्स वो नहीं अवेलेबल हैं. द ऑप्शन इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सबको अवेलेबल है. राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है. ए फर्स्ट एंड थर्ड, द करेक्ट आंसर वुड बी ए. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मेंशन अंडर आर्टिकल 32. राइट टू प्रॉपर्टी, right to peaceful assembly, this is under article 19. Right to free movement all over the country, this is also mentioned under article 19. Right to property, which used to be a fundamental right, but by 44th amendment this was removed from the fundamental list and it was made a legal or constitutional right. So पूछा गया है कि कौन सा fundamental right नहीं है. सो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट की लिस्ट में ऐड किया गया. So the question is, who was the Prime Minister at the time when the right to property was removed from the fundamental list? The options are Indira Gandhi, Charan Singh, Rajiv Gandhi, or Morarji Desai. So, after emergency, the right to property was removed from the list of fundamental right, and at that time, Morarji Desai was the Prime Minister of India. Next, the question is, the Supreme Court has held that hoisting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under. National flag को hoist करना कौन से fundamental right के तहत आता है? Is it Article 14? Is it Article 19, 1A of the Constitution? Or 21 or 25 or none of the above or more than one of the above? Article 14 is equality before law. Article 19, 1A is right to speech and expression. Article 21 is right to life and liberty. And Article 25 is right to religion. So, flag hoist करने का right आता है right to speech and expression. So, B would be the correct answer. Next question is, which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स भी हैं, वो नेचुरल राइट्स भी हैं. सो द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा राइट फंडामेंटल राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग. देखिए, आपने पढ़ा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 19(1)(a, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है बिटवीन दीज टू राइट्स. राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू हाउसिंग इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट. इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है. बट राइट टू एजुकेशन इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए. बट राइट टू एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट ने बताया दैट दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी. हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है इन सच एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन को कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया. सो द ऑप्शंस आर 1 April 2010, 1 August 2010, 1 October 2010 or 1 December 2010. The correct answer would be 1 April 2010. 1 April 2010 को right to education को add किया गया. The next question is, when was the right to education added to the Indian Constitution by way of amendment? Same question, 1 April 2010. Next question is,
Which of the following was added to the original list of fundamental rights? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए. Which of the following was added to the original list of the fundamental rights? फंडामेंटल राइट की ओरिजिनल लिस्ट में किस राइट को ऐड किया गया? सो द ऑप्शंस आर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to free and compulsory primary education. So originally right to property was there, right to constitutional remedies were also there, and freedom to religion was also there. The later addition was made with respect to right to free and compulsory primary education. So question को थोड़ा ध्यान से पढ़िए that कौन सा original list में add किया गया? So compulsory and free education was added later. Next question is, which one of the following human rights is also a fundamental right under the Indian Constitution? ये हम पहले ही कर चुके हैं. Right to education is the correct answer. Next question is, which article of the Constitution of India is related with freedom of press? देखिए कुछ rights Constitution के fundamental rights में explicitly दिए हुए हैं. But few rights were added either by the judgments of the Supreme Court or was added later by the constitutional amendment. So freedom of press कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22. 20 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डे, 3 राइट्स की. 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. 22 बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन की. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गिवन अंडर आर्टिकल 19, नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमॉर्टम? जैसे किसी ह्यूमन की डेथ के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, सो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को पोस्टमार्टम रेमेडी के नाम से जाना जाता है? प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्शोररी, कोवरेंटो, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. देखिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है सुपीरियर कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को कुछ करने से मना कर सकती है. मैंडेमस का मतलब होता है सुपीरियर कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है. सर्शोररी का मतलब होता है टू सर्टिफाई. क्यो वारंटो का मतलब होता है टू आस्क एनी पर्सन टू शो हिज अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी. सो इनमें से इन दोनों रिट्स को हम कहते हैं पोस्टमार्टम रिट्स, क्योंकि इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी अथॉरिटी देन द सुपीरियर कोर्ट कैन आस्क देम ईदर टू शो देयर अथॉरिटी और टू सर्टिफाई देयर एक्ट, वेदर द एक्ट वाज डन बाय देम इज within the constitutional limits or not. So E would be the correct answer, none of the above. Next question is, which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? Fundamental rights को enforce करने की power किसके पास है? All courts in India, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबके पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की, और पार्लियामेंट के पास है, और प्रेसिडेंट के पास है, या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है? द करेक्ट आंसर इज डी. आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है. सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर नहीं है. सो दिस वुड बी द इनकरेक्ट आंसर. ये ठीक आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी जिसको हम कहते हैं. क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पर ऐड किया गया है? डीपीएसपी में, 4th शेड्यूल में, फंडामेंटल राइट्स में, और प्रियम्बल में. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी स्टेट कोई लॉ बनाता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए.
एंड वो चीजें पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगी. सो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. सो ए वुड बी द राइट आंसर. डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेलफेयर स्टेट कहाँ पे दिया हुआ है? डीपीएसपी में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड अमंग द डीपीएसपी इन पार्ट 4. बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है. 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, 4 में डीपीएसपी हैं, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. इनमें से क्या क्या पार्ट 4 में दिया हुआ है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया हुआ है. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44. स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं दिया हुआ है. एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, दिस इज ऑल्सो गिवन. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, डी वुड बी द करेक्ट आंसर. सॉरी, द करेक्ट आंसर वुड बी बी, बिकॉज जो ये प्राइमरी लेवल की बात है ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी नॉट डी बट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, द aforesaid आर फॉर द कंट्रोल गवर्नमेंट and the above state. The aforesaid is not a part of constitution where the above state. Directive principles of DPSP are not enforceable while fundamental rights are enforceable. C will be the correct answer. अगर किसी के fundamental right का violation होता है, that person can move to the Supreme Court or to the High Court for the redressal of their grievances. But अगर state DPSPs को ध्यान में नहीं रखता while enacting any policy, no one can move to the Supreme Court. So डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कराया जा सकता है. सो सी वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत्स. पंचायत के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट? आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, none of the above, more than one of the above. The correct answer is 40. ये DPSPs में दिया हुआ है विलेज पंचायत, so article 40 would be the correct answer. Next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Formation of village panchayat. Formation of village panchayat कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में दिया हुआ है. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है. एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 में है. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 में है. ये 50 की बजाय 40 होना चाहिए था. सो द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव. कोई भी आंसर ठीक नहीं है. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे ही पूछे जाते हैं. सो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन सा किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये आपको याद करना होगा. देखिए, जैसे विलेज पंचायत 40 में बताया गया यहाँ पर. फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज. द 10 commandments which were added by 42nd Amendment Act in the Constitution are called. 42nd Amendment से जो 10 commandments ऐड किए गए थे उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पंचायती राज, डीपीएसपी. देखिए, फंडामेंटल राइट्स पहले से ही थे, डीपीएसपीज भी पहले से थी, पंचायती राज भी पहले से था अंडर आर्टिकल 40. सो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम यूएसएसआर बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. सो द आंसर वुड बी फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट?
42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, इन 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 42nd अमेंडमेंट 1976 has incorporated into the Constitution of India a new chapter. 1976 में 42nd अमेंडमेंट से एक नया चैप्टर किस नाम से ऐड किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से ऐड किया गया. एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है. आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से निकल सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज वर लेड डाउन इन 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया, पार्ट 4A में किया गया, यूएसएसआर से लिया गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? इनमें से क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है? कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. जस्ट गो थ्रू वंस एंड यू विल रिमेंबर कि क्या उसमें दिया हुआ है, क्या उसमें नहीं दिया हुआ. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इज इट अ फंडामेंटल राइट? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच heritage of our composite culture, free and compulsory education, abolition of untouchability. देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये एक फंडामेंटल राइट भी है और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है. दिस वॉज एडेड बाय 82nd अमेंडमेंट एक्ट इन 2002. इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड किया गया. इनमें से क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? B would be the right answer, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Few questions are from the president. This is also an important topic for the competitive exams. The question is, who is the executive head of the state in India? President, Prime Minister, Leader of Opposition, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए, एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रेसिडेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन. एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ पर है? In the constitution, in the president, in the governor, in the prime minister, none of the above. ऊपर वाले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट चेंज करके पूछ लिया गया है. एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट. Can vote in the parliament, none of the above or more than one of the above. देखिए, parliament consists of लोक सभा, राज्य सभा and president. So the president is a part of parliament. B would be the correct answer. Next question is, the supreme commander of the defense forces of India is. Defense force के supreme commander कौन है? The chief of the army staff of Indian Army, the president of India, the prime minister of India, the defense minister of India or none of the above. President के पास कुछ unique powers हैं. For example, to issue ordinance. He is the head of executive. He is the supreme commander of defense force of India. So the answer would be B. President of India exercises his power. President of India अपनी powers को कैसे exercise करते हैं? Either directly or through officers subordinate to him, through ministers, through prime minister, through cabinet, none of the above or more than one of the above. या तो प्रेसिडेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल बाय इशूइंग ऑर्डिनेंस, और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. सो आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स. इंडियन प्रेसिडेंट कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नन ऑफ द अबव.
जैसे यूएस में एक प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए ही बन सकते हैं, बट इंडिया में देर इज नो सच लिमिट, एनीवन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. So the president can be re-elected for any number of times. So D would be the right answer. Next question is, electoral college for the election of the president of India consists of. जो president के लिए election होता है, उस election के लिए कौन कौन वोट करता है? And the people who vote for the election of president is called electoral college. So electoral college में कौन कौन होता है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. क्या सिर्फ राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? यू मस्ट बी अवेयर कि राज्यसभा के कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं. एंड दोज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु आर यूनिक इन आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर एटसेट्रा. सो या फिर लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स उसमें वोट करते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स उसमें वोट करते हैं, या फिर सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें वोट करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. द राइट आंसर वुड बी डी. जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो सब वोट करते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन because they are nominated by the president itself. So therefore D would be the right answer. Next question is, in India the president is elected by. president को कौन elect करता है? by the Rajya Sabha, by the people of India. देखिए president का election direct election नहीं होता, so president को people of India do not elect. So the president of India is elected by the parliament and the state legislative assembly. The answer could be E because president can be elected by Rajya Sabha, by the both houses of parliament, by parliament and state legislative assemblies. Next, in India the president is elected by. president का जो election होता है वो कैसे होता है? direct election होता है. हम we the people of India क्या हम president के election के लिए वोट करते हैं? उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन. व्हेन वी इलेक्ट, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट समवन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनेट वोट सिस्टम से होता है, या ओपन बैलेट सिस्टम से होता है. प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनेट वोट सिस्टम. सो बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to. अगर presidential election को लेकर कोई भी dispute होता है, that the elections were not held properly, or if there is any other dispute, the dispute can be referred to whom? Can it be referred to Attorney General of India, or can it be referred to Parliament or the Supreme Court of India, or none of the above? The right answer would be Supreme Court of India. अगर कोई भी election में dispute होता है, that dispute can be resolved by the Supreme Court of India. The next question is, which one of the following is electoral college for the president but not forum for his impeachment? इनमें से क्या president को elect करने में तो वोट देता है, but impeachment मतलब हटाना, to remove, but impeachment में वोट नहीं करता. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यसभा, लोकसभा. देखिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट करती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें वोट नहीं करती. सो ये तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया. राज्यसभा एंड लोकसभा इम्पीचमेंट में वोट करती हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इम्पीचमेंट के टाइम पर वोट नहीं करती. सो the right answer would be state legislative assemblies. Next question is, consider the following statements with reference to President of India. इन सारी statements में से जो statements ठीक होंगी वो हमें बताना है. Article 53 of the Constitution of India mentions that executive power of the Union shall be vested with the President. क्या ये बात सही है?
The president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. क्या प्रेसिडेंट जिस दिन ओथ लेते हैं उसके 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? ऑप्शन थर्ड इज आर्टिकल 60 of the Constitution of India mentions the procedure for impeachment of the president. क्या आर्टिकल 60 प्रोसीजर की बात करता है कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा? सो आर्टिकल 60 इसके बारे में बात नहीं करता. दीज ऑप्शंस वुड बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड. सो द राइट आंसर वुड बी बी. इम्पीचमेंट की बात आर्टिकल 61 में की गई है कि कुछ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. इलेक्शन कहाँ पे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, कितना टेन्योर होता है, किस डेट से टेन्योर स्टार्ट होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है रिजल्ट आता है उस दिन से स्टार्ट होता है, या जिस दिन ओथ ली जाती है उस दिन से स्टार्ट होता है. ये सब चीजें याद रखने वाली हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ the position of president and vice president are vacant, who officiates the president of India? किसी भी सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पोजीशंस खाली हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम कौन करेगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बीइंग अनलेस द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. सो अगर प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? द ऑप्शंस आर द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा और नन ऑफ द अबव. द आंसर वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट बट प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the office of the president of India is vacant and the vice president and the chief justice of India are not available, who will be appointed as the president of India? अगर तीनों लोग नहीं हैं, न प्रेसिडेंट सर हैं, न वाइस प्रेसिडेंट हैं, न CJI, then who will act as the president of India? Senior judge of the Supreme Court will act. Senior most judge of the Supreme Court will act as the president of India. Next question is, the president of India can be removed from his post by, कैसे उनको हटाया जा सकता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उनको हटा सकते हैं? लोकसभा, क्या सिर्फ लोकसभा में मोशन पास करके उनको हटाया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या चीफ जस्टिस उनको हटा सकते हैं? या पार्लियामेंट? द राइट आंसर वुड बी पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक मोशन पास किया जाएगा एंड आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following Who of the following has been vested with the executive power of the central government under the Constitution of India? Executive power central government की किसके पास है? The options are president, prime minister, central cabinet, all of the above. Executive power president के पास, ये हम पहले भी कर चुके हैं. So the question is very important. Indian Constitution does not empower द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ, इनमें से कौन सा राइट प्रेसिडेंट के पास नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट्स, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस के कौन है? प्रेसिडेंट है. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं करते, ये गवर्नर करते हैं. सो द राइट आंसर वुड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, इनमें से कौन सा राइट प्रेसिडेंट के पास नहीं है? गिव पार्डन, ये तो राइट है. रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये राइट प्रेसिडेंट के पास नहीं है. डिक्लेयर इमरजेंसी, ये भी है. पास ऑर्डिनेंस, ये भी है. सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की एक प्रोसीजर है एंड थ्रू दैट प्रोसीजर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड, बट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कैन नॉट इम्पीच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो द राइट आंसर वुड बी B.
What is the sequence number of Miss Pratibha Patil as the President of Republic of India? मिस प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी? द ऑप्शंस आर 10th, 11th, 12th और 13th. द आंसर इज 12th. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन से नंबर के थे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी ये पूछ लिया जाता है कि करंट चीफ जस्टिस कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग्ड टू विच स्टेट? राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? वो बिलोंग करते थे बिहार से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम? फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ के थे? द ऑप्शंस आर यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बिहार. अ बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट. एक बिल एक्ट कब बनता है? इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. द प्रेसिडेंट हैज गिवन द असेंट. द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड इट. द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट टू बी विद इन कॉम्पिटेंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट. एक बिल तब तक बिल होता है जब तक उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाती. फर्स्टली अ बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. जब कोई बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है देन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट एंड वंस द असेंट इज गिवन द बिल बिकम्स एन एक्ट. सो बी वुड बी द राइट आंसर. बिल एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. That's all for today.